सो ही गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर यूट्यूब वीडियो। और ये वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मतलब मेरे ड्रीम को, दैट इज़ यामाहा YZF R1। तो गाइस बेसिकली जो हमारी बाइक है दिस इज अ 2015 मॉडल और ये हमने भैया प्री ओन्ड बाय करी है। और इसको प्री ओन्ड बाय करने के पीछे रीजन यही है कि अभी इंडिया में यामाहा R1 आती ही नहीं है। मतलब अगर आप पैसा भी होगा, आप ज्यादा पैसा लेके भी जाओगे ना, तब भी इंडिया में ये बाइक इंपोर्ट नहीं होती है। उसके पीछे रीजन आई डोंट नो व्हाई इन्होंने बंद करी है। बट हमारे इंडिया में तकरीबन 2019 के एंडिंग में ये मशीन है जो आना बंद हो गई थी। एंड उसी टाइम मेरा कुछ ज्यादा ड्रीम भी बना, तब हमें लगा कि पैसा वगैरह अपने पास इतना है अभी, तो फिर मैंने पूरे इंडिया में ये बाइक खोजी और एंड में जाके मुझे ये पता चला कि बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास ये मशीन है। मतलब तकरीबन 7 या 8 मशीन हैं जो अच्छी वाली मुझे नजर आई, जो फॉर सेल के लिए अवेलेबल थी। और उनमें से टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता था 3 ऐसे लोग थे जिनकी मैं ये बाइक खरीदूं। नंबर 1 पे विजय कीरत था, नंबर 2 पे अश्विन भैया थे और नंबर 3 पे एक और भी है, एविड द ट्रैवलर करके नाम है उनका। ही इज फ्रॉम राजस्थान। इन तीनों से मैंने पूछा तो तीनों में से कोई भी बेचने को तब राजी नहीं हुआ था। तो समहाउ बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद वी गॉट दिस वन। तो भाई साहब जो हमने फाइनली बाइक ली थी, ये ली थी हमने अश्विन सिंह टकियार से। डायरेक्टली उनसे नहीं ली बिकॉज जब मेरी उनसे बात हुई थी तब वी हैड सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तब बिटकॉइन वगैरह सारे नीचे चले गए थे, तो दैट्स व्हाई मुझे वेट करना पड़ा। और फिर ये बाइक चली गई क्रूजर प्लैनेट में। क्रूजर प्लैनेट में जाने के बाद कहीं आगे भी सेल आउट हुई थी आई थिंक सो, बट एट द एंड मेरे पास आ गई। और इसका अभी मैं टेक्निकली ऑन पेपर आप देखें सही तरीके से तो सिर्फ 2 ही ऑनर है। पहले ये थी टकियार भैया के पास एंड देन ये आ गई मेरे पास। तो ये वो वाली बाइक है गाइस जिसमें आप देखोगे ट्रैक पर एक बार मुंबईकर निखिल ने भी वीडियो बनाई है। और उसके अलावा ये बाइक पे अब अश्विन सिंह टकियार के चैनल पे भी आपने काफी बार देखी होगी। तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये गाइस प्रोड्यूस करती है 197 bhp कंपनी से। अभी नहीं भाई, क्योंकि अब ये बाइक प्रॉपर्ली रिमैप्ड हो चुकी है। रिमैप्ड का मतलब होता है प्रॉपर्ली से मॉड करके इसके जो इंजन की कैपेबिलिटीज है उसे और ज्यादा बढ़ाया गया है। और वो कैसे बढ़ाया गया है? सबसे पहली चीज इसमें गाइस हमें मिलता है एक्रापोविच का एवोल्यूशन लाइन फुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट। तो अगर मैं इसको खोल के दिखा पाता तो आपको पता चलता भाई कितनी सेक्सी चीज है। मतलब कुछ ही बाइक्स हैं जिनके एग्जॉस्ट इतने ज्यादा सेक्सी लगते हैं और R1 उनमें से एक है। आपने भी कई बार देखा होगा आज छोटी बाइक्स पे जो रेप्लिकाज आते हैं एग्जॉस्ट, वो अक्सर इसी शेप से कॉपी हुए होते हैं। तो बहुत ज्यादा कॉपीज भी इस एग्जॉस्ट की आपने देखी होंगी। बट दिस इज अ फुल सिस्टम एवोल्यूशन लाइन एग्जॉस्ट। और अगर आप स्टॉक बाइक में सीधा कैटालिटिक कन्वर्टर हटा के ये डालते हैं तो तकरीबन मैं कहूंगा 5-6 bhp तो आपका तभी बढ़ जाता है। बिकॉज जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है वो काफी ज्यादा पावर को रोकता है। बट हाँ, ऑन द अदर हैंड वो साउंड को भी रिफाइन करता है, लाइक बाहर नॉइस कम जाए इसलिए भी। और उसी के साथ साथ ना आपकी बाइक जो है उसकी हेल्थ को भी मेंटेन करता है। मतलब जितने भी कार्बन इमिशन होता है उसे होने से रोकता है। तो दैट्स व्हाई उसके बाद जब आप इसको मॉड करते हो यार, जैसे ही आप एग्जॉस्ट डालते हो साथ ही साथ ना आपको इंजन को भी ट्यून करना पड़ता है। एंड बाय द वे आपको शायद टैंक पे ये दिख रहा होगा छोटा सा स्क्रैच। तो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था बेल्ट से स्क्रैचेस लगते हैं और इस बार मैं खुद ही ना समझो की तरह भूल गया, दैट्स व्हाई एक स्क्रैच आ गया। बट डोंट वरी, हम इसकी पूरी ये बॉडी चेंज करने वाले हैं बहुत आने वाले दिनों में और फिर ये बाइक ओनली 1 इन इंडिया बन जाएगी भाई। तो अगर असल में तुम मुझे पूछो कि ये बाइक बाकी सुपर बाइक से बेहतर क्यों है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई इस बाइक में क्रॉस प्लेन इंजन है। उससे मैं बहुत ज्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हूं, ठीक है, ये बात मैं पहले ही एक्सेप्ट कर लेता हूं। अगर मैं ज्यादा क्रॉस प्लेन करूं वीडियो में तो प्लीज गालियां मत लिखना। इस बाइक का नुकसान क्या है, मतलब इंडिया में आपको ये इतने कम क्यों देखने को मिलते हैं, तो मैं बता देता हूं। दिस बाइक इज टोटली ट्रैक ओरिएंटेड, मतलब ये सिर्फ ट्रैक के लिए ही बनाई गई थी बाइक। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो दैट्स व्हाई आपको ज्यादा स्ट्रीट्स पे देखने को नहीं मिलती थी। और दूसरी चीज, ये बाइक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तकरीबन 6 से 7 महीने या 1 साल तक की इसकी बुकिंग जाती थी जब आप इसे खरीदने जाते थे। डायरेक्ट आपको जापान से बना के भेजी जाती थी, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई कि ये इंडिया में कम क्यों थी। उसके अलावा इसका एक और रीजन है कम होने का कि ZX10R जैसी बाइक्स थोड़े सस्ते में अवेलेबल हो जाती थी, लाइक 17 से 18 लाख में। दैट्स व्हाई ज्यादातर लोग उसे खरीद लेते थे एंड इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर भी रही है ZX10R। बट दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मशीन। अभी तो फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे इस यामाहा R1 की। इस बाइक में जो मुझे सबसे सेक्सी चीज लगती है ना यार, वो चीज है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो आपने भी देखा होगा अभी तो सभी बाइक्स में ही आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बट 2015 में ना 2015 में सिर्फ यही एक बाइक थी जिसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स दिए जाते थे। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे एक चीज पता है, यामाहा हमेशा इन चीजों में बहुत जल्दी रहा है। अपनी सुपर बाइक्स में इन्होंने बहुत जल्दी डेवलपमेंट्स वगैरह करी हैं। तो ये देखो भाई, ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगा इसके मॉड्स की। तो इस बाइक में बेसिकली हमें 3 मॉड्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको इसका मॉड डायल मिल जाएगा और आपको मोड पे क्लिक करके आप स्विच कर सकते हो मॉड्स में। तो देखो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ, A, B और C और D 4 मोड्स हमें राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जिनके अंदर हम ब्रीफली जाके
करके खुद अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अलग अलग मोड्स में अलग अलग पावर सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं सी मोड पे चला रहा हूँ और मैंने पावर रखी है 3 पे। ट्रैक्शन कंट्रोल के आप इसमें 9 लेवल्स मिलते हैं और स्लाइड कंट्रोल सिस्टम में आपको 3 लेवल्स मिलते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि TCS क्या होता है, तो TCS स्टैंड फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। और पावर के मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें 3 मोड। पहला जो पावर 1 है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है और पावर 3 सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की, तो उसमें आपको 9 लेवल्स मिलते हैं, मतलब कि जिसमें आप देखते हो ना बाइक आगे से उठे ना, वो सारे सिस्टम, तो वो होते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से। आप चाहते हो कि व्हील्स वगैरह कंट्रोल करना, देन यू डेफिनेटली पुट इट टू 9 और ये बाइक आगे से या पीछे से नहीं उठेगी, बट स्टिल झटके बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब सबसे एंड में बात करते हैं हम स्लाइड कंट्रोल सिस्टम की। तो स्लाइड कंट्रोल सिस्टम आपको कॉर्नर्स पे जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आपका व्हील जो है वो स्लाइड वगैरह करके कहीं साइड पे आप ना गिरो, दैट्स वाई वो चीज़ आपको मिलती है। बट दिस बाइक हैव अ स्पेशल पर्पस। इसमें आपको ना बहुत सारे जायरो वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जायरोस्कोपिक वाले सेंसर्स भी, एंड आप प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हो कौन आपकी आगे से बाइक उठ रही है, पीछे से उठ रही है, एंड उसी के साथ साथ आपको ब्रेकिंग प्रेशर का भी देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल इसमें वर्क नहीं करता बिकॉज इसमें डल रखा है ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर एंड डीए लीवर। तो ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है इस पर्टिकुलर बाइक की, क्योंकि ये भाई प्रॉपरली मॉडेड है। ये मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा मॉडेड बाइक होगी अभी तक की, बट इसको अभी और मोड करना है हमें। गाइस जैसे ही 2014 के बाद ये 2015 में ये वाला मॉडल आया था ना R1 का, तो इसकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा इसका बाइंग पॉइंट था, और अब्रॉड में ये बाइक धड़ल्ले से बिकी है, बहुत ज़्यादा बिकी है, एंड जो अभी 2020 में है वो भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है। और इसकी वो खास चीज़ पता है क्या थी? ये जो आगे वाली पतली LEDs है ना ये, और ट्रस्ट मी ये सबसे बेस्ट लुकिंग बाइक थी बैक इन 2015 जब ये आई थी ना भाई मार्केट में, इसने सच में आग लगा दी थी। गाइस इंडिया में ना ये वाली बाइक कम बिकने के पीछे ना एक और बड़ा रीजन है, एंड दैट इज क्रॉस प्लेन इंजन ही। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब्रॉड में तो चलो लोगों को समझ होती है, उनको पता है कि क्रॉस प्लेन कहाँ हमें ज्यादा हेल्पफुल होगा, और लोगों को आदत भी डल जाती है ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ। अब तो वो कहते हैं भाई क्रॉस प्लेन इंजन आर बेस्ट, जैसे डुकाटीज भी आपने देखी होंगी अब्रॉड में बहुत चलती है, बट इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में लोगों को भाई इनलाइन 4 की साउंड इतनी ज्यादा पसंद है ना, इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है उस चीज से कि वो भाई उससे निकलना नहीं चाहते। और ये चीज सही भी है, मैं कहता हूँ ऑब्वियसली जो चीज आपको पसंद आ जाती है तो वही आपको अडॉप्ट भी करनी चाहिए, बट स्टिल दिस इज नॉट बैड एट ऑल। थोड़ा सा कहीं लाउडर साइड पे है, ज्यादा ही लाउडर साइड पे, और ये चुपती भी है, बट भाई बैक फायर जो देती है ना, वो यही बाइक कैपेबल है उन पर्टिकुलर बैक फायर्स को लेके। यहाँ तक आग निकलती है जब ये बैक फायर्स मारती है, ठीक है। तो यही एक पॉइंट है। बाकी मैं आपको बताऊं कि इसको रिमैप करने के बाद, स्टेज 3 करने के बाद कितनी पावर बढ़ी है, तो दैट वुड बी अराउंड 217 bhp से लेके 220 bhp के अंदर। एक और क्वेश्चन जो मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज्यादा पूछती है, मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टाग्राम फैमिली, कि भैया इस पे हाइट कितनी चाहिए इसको चलाने के लिए, तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट। तो भाई देखो, मेरी हाइट है तकरीबन 5 फीट 10 इंच, और मैं जब इस पे बैठूंगा मेरे पैर इस पे कैसे लगते हैं मैं दिखाता हूँ। नीरज एक बार क्लोज कर ले भाई। तो भाई साहब ये देख लो, इतने ही पैर लगते हैं मेरे, और इसी के दम पे अगर मुझे पीछे करनी हो बाइक तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से पूछो तो एटलीस्ट आपको 5-6 से ऊपर की हाइट चाहिए एक यामाहा R1 को चलाने के लिए, अदरवाइज आपको एक ही पैर से ज़्यादातर मैनेज करना पड़ेगा, और बहुत सारे बंदे करते भी हैं भाई। और ना तुमने बहुत सारी सुपर बाइक्स पे ना ये चीज़ देखी होगी कि इसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं इनमें हमें ना कुछ एडजस्ट करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इन्हें मैंने तो पर्टिकुलरली अभी छेड़ा नहीं है, बट ये थोड़ा सा स्टिफ या सॉफ्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, ये इसका कॉम्पोजिशन, और यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट के लिए उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ है प्रीलोड और 10, इनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके आपको प्रॉपरली बता पाऊंगा। तो आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भैया ये जो बाइक है इसकी माइलेज कितनी है। तो भैया माइलेज के हिसाब से मैं सीधी बता देता हूँ, अभी जो इस टाइम ऊपर इसके करंटली दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9.8 की, ठीक है। बट जब आप इसको थोड़ा सा हैवीली पुश करते हो, थोड़ा सा तेज चलाते हो, तो यही कोई 7 या 8 की, मतलब सिटीज में 7 या 8 की, बाकी हाईवेज में चले जाते हो तो हो सकता है 10-11 की दे दे। तो दिस इज द माइलेज विच आई गेट फ्रॉम दिस। और बाकी मैं आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बताता हूँ। तो अगर आप सर्विस खुद से करते हो, ठीक है, तो आपको एक सर्विस इसकी पड़ेगी तकरीबन 10,000 रुपए की। आगे फ्रंट डिस्क पैड्स अगर आपको डालने पड़ते हैं तो फिर आपको 7-8 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा उसका लग जाएगा, है ना। तो अगर आप इसके डिस्क पैड्स चलाते हो तो आगे इसकी डबल डिस्क है, तो ऑब्वियसली आपको 2 पेयर्स आगे लगेंगे एंड एक पीछे लगेगा। तो मान लो 7-8 हज़ार रुपए का मोटा मोटा खर्चा, वो भी नॉर्मल डिस्क पैड्स में। अगर आप एक्सपेंसिव साइड पे जाते हो तब तो भैया आपका 10-15 हज़ार रुपया लग जाएगा। गाइज अभी बात कर लेते हैं इसकी राइडेबिलिटी की, मतलब हमारी सिटीज में ये बाइक कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। देखो भाई, मैं तो रहता हूँ जम्मू में, और यहाँ पर सुपर बाइक्स चलाना एक पाप है ना ही। यहाँ पर वो बड़े बड़े आपको रोड्स दिखने को मिलेंगे, एक रोड को छोड़ के वो है कटरा वाला। उसके अलावा यहाँ के जितने रोड हैं वो सारे बकवास हैं भाई। तो ये बाइक तो सच बताऊँ
हूँ यहाँ पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। अब करते हैं दूसरी बात की सिटीज में क्या ये बाइक कंफर्टेबल है, मतलब नॉर्मल ब्रेकिंग वगैरह जब हम करते हैं ट्रैफिक में फंसते हैं तो भाई बिल्कुल नहीं। सुपर बाइक्स कोई भी हो जाए वो बहुत ज्यादा हीट होगी, और R1 और डुकाटी ये सब तो थोड़ी इंटेंस हीट होंगी। और ऑब्वियसली ब्रेकिंग में जो ब्रेकिंग करने के बाद इसका जो पोस्चर है वो आपको और ज्यादा तकलीफ देने वाला है, तो अपने हाथों को तैयार रखना दर्द के लिए और पीठ को भी, ठीक है। R1 में ना एक पर्टिकुलर चीज सिर्फ नाम के लिए लगाई हुई है, एंड दैट इज अ पिलियन सीट। तो अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, किसी भी सुपर बाइक में ये पिलियन सीट होना बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि सच बताऊं इनमें जितनी पावर होती है ना वो गाइस पिछले बंदे के लिए क्या अगले बंदे के लिए झेलना बहुत मुश्किल है, तो पीछे वाला बंदा तो कहीं उड़ के गिरेगा। अगर देखा जाए ये जो ट्रैक मशीन्स हैं जैसे पैनिगाले हो गई, BMW S1000 RR हो गई, R1 हो गई, ये बिल्कुल नहीं बनी। इन पे पिलियन सीट सिर्फ नाम के लिए लगाते हैं लोग, जबरदस्ती लगाते हैं, बाकी इनके पीछे लगता काउल ही है, क्योंकि अगर आप पीछे बंदा बिठाते भी हो उसको ना पकड़ने की जगह वो आपको पकड़ेगा और बहुत गंदा सा पोस्चर बन जाता है। मैं खुद अगर बैठ के दिखाता हूँ अभी, रुको। और ये बैठ के नीरज भैया, और ये बैठ गया हमारा एवी। तो एवी भैया कंफर्टेबल हो ऊपर बिल्कुल। तो भैया ये जो टांगे जहाँ पर इसने रखी हुई है ना, ये बस ऊपर ही ऐसे बैठा हुआ है, देख लो उसके घुटने कहाँ पर जा रहे हैं और उसका पिछवाड़ा कहाँ पर है, मतलब एकदम सीधा। और सीधे में अगर आगे से हवा आती है तो वो कहाँ गिरेगा, सीधा नाले में, ठीक है। तो सीधा सीधा वाला कंसेप्ट हो गया बहुत ज्यादा। बट एवी ऐसे तो पकड़ के तू नहीं जा सकता, मतलब अगर ऐसे नॉर्मली बैठता है और वो स्टार्ट करके आगे बाइक को लेता है तो ही विल गोना फॉल ऑफ वेरी इजीली। आगे हो जा आप जैसे पकड़ते हैं नॉर्मली, तो ऐसे पोस्चर में आपको पता ही है भाई वगैरह तो आपका पकड़ के बैठेगा नहीं, तो ऑब्वियसली बंदी को बिठाना है तो जबरदस्ती बिठा लो, बट वो भी उड़ उड़ के गिरेगी। बट सच बताऊं तो चिपक के भी आप नहीं बैठ सकते, वो तब तक ही है जब तक उसने आपको पकड़ा हुआ है, कहीं हाथ वाथ छूट गया फिर तो 10 फीट पीछे जाके लानी पड़ेगी आपको बंदी। और ये नहीं पता बंदी मिलेगी, ये नहीं पता बंदी मिलेगी या। देखो अगर आप ना फॉरेन की बाइक्स देखते होंगे या 2017 के बाद की बाइक्स देखते होंगे ना, तो गाइस बेसिकली ना 2017 के बाद ना इन्होंने ब्लैक इंजन बनाना शुरू कर दिए थे, बट इसका ब्लैक नहीं है, इसका आता है सिल्वर कलर में, और इसके ऊपर लगी हुई है RNG का ये इंजन कवर। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक तो आपके क्रैशेस वगैरह में हल्की फुल्की खरोचों से बचा लेता है इसको, और दूसरी चीज कि भाई ये गर्म नहीं होता। अगर मैं नॉर्मल बाइक चला के कहीं आ रहा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर पैर वगैरह टच कर देता हूँ तो भैया टांग तो जलेगी, तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। अभी देख लो ये गर्म नहीं है, यहाँ से गर्म है भाई। मैं आपको बिल्कुल ही बताना भूल गया था कि भाई ये बाइक अगर आप सिटीज में चलाते हो ना तो पहला दूसरे गियर से ऊपर जाना मुश्किल है। हाईवे पे है कि आपका चौथा पांचवा छठा डल जाए, अगर डल जाए तो, अगर अच्छा हाईवे आपको मिल जाता है तो, अगर अच्छा हाईवे आपको मिल जाता है तो, अदरवाइज यू विल गोना स्ट्रगल अ लॉट इसका गियर चेंज करने के लिए, वो भी ठीक है। इसी के साथ साथ ना इसके आगे एक प्यूज का DB वाइजर, मतलब डबल बबल वाइजर भी लग रखा है, जो कि बहुत सेक्सी लगता है, बट आई एम प्लानिंग टू चेंज इट एज वेल। और सबसे बड़ा जो चेंज अभी होगा हमारी बाइक में वो होगा एक कस्टम फेयरिंग का, मतलब इसकी पूरी बॉडी वर्क हम चेंज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया वो रैप में आगे ही छेद आ गया भाई, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इसीलिए इसकी फेयरिंग ही प्रॉपर डलानी पड़ेगी, और वो बहुत जल्दी डला देंगे। उसके अलावा मुझे ना यार इसकी एक और चीज़ पसंद नहीं आ रही, एंड वो है इसका टायर। तो इसमें डला हुआ है विडस्टेन का सेंट्यूरो NS। तो इसमें एक और मॉडल आता है, एक आता है SSR, वो गाइज प्रॉपर सुपर बाइक वाला टायर है, ये काइंड ऑफ टूरर टायर है, दैट्स वाई कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कॉर्नर पे, और ये दिखने में भी थोड़ा अजीब दिखता है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें सुपर कोर्सा डालने, और उसके बाद इसमें एक और चेंज करना है कि अश्विन भैया ने मेरे ख्याल से जब इसमें ब्रेक लाइन्स डाली थी हेल की, तब के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसका ABS नहीं चलता, तो वो किसी प्रोफेशनल से मुझे पूछना पड़ेगा, और अगर नहीं चलता है देन फिर हम इसमें ABS को भी ठीक कराएंगे, मतलब सही कर लेंगे। खराब तो वैसे कुछ भी नहीं है, इसकी बस ब्रेक लाइन्स निकल रखी है। अगर आपको मैं आगे से यहाँ से दिखाऊं तो ये है इसकी पुरानी वाली ब्रेक लाइन्स, इनको फोल्ड करके यहीं पर रखा हुआ है ताकि जब भी जरूरत पड़े इन्हें निकालेंगे। हेल वाली को कर देंगे यहाँ से रिमूव, और स्टॉक वाली वापस से लग जाएगी। हम गर्मी की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा गर्म होता है जो पार्ट, और राइडर को जो फील होता है वो है ये चेसी का पार्ट। तो ये पूरी मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम की चेसी है भाई साहब, और ये बहुत ज़्यादा हीट होती है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हमारी जो ट्रैक्शन किट है वो हम लगा दें जल्दी से, तो दोनों साइड ट्रैक्शन किट आ जाएगी, उसके साथ कॉन्टैक्ट कम होगा, तो दैट्स वाई हमें गर्मी जो है वो थोड़ी कम लगेगी। तो गाइस यार ये था हमारा रिव्यू यामाहा YZF R1 2015 मॉडल का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड 2015 से लेके 2020 तक यही मॉडल चलता था। हालांकि 2020 में इन्होंने अपनी न्यू शेप जो है वो लॉन्च कर दी थी। अगर इंडिया में वो कभी आया तो डेफिनेटली आई विल गोना बाय दैट टू, बिकॉज मैं R1 का डाई हार्ड फैन हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी नीचे लाइक कर देना। एम रखता हूँ मैं 7000 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट करो। और अगर ऐसे वाले वीडियोस और चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तब भी कमेंट में डाल देना। एंड वेल जो भी लोग अभी तक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं है तो जाओ जल्दी से और वहाँ पर जाके फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पर अर्ली एक्सेस आपको हर कॉन्टेंट का मिल जाएगा।